आवाज एंटरप्रेन्योर के इस नए शो में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे कामयाब बनाने के हर पहलू पर हमारी नजर होती है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारा पूरा फोकस होगा फ्रेंचाइजीज पर, जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित होते ही हैं, लेकिन कम पूंजी में एक नया कारोबार शुरू करने में भी मदद करते हैं। कैसे बन सकते हैं आप ब्रांड के फ्रेंचाइज पार्टनर? किस क्राइटेरिया पर मिलती है फ्रेंचाइजी? कितना करना पड़ सकता है निवेश? इन सभी मुद्दों की लेंगे विस्तार से जानकारी। इस एपिसोड में हम आपको सबसे पहले मिलवा रहे हैं अमोरे जेलाटो के यासिर अली से। यासिर उन 900 कंटेस्टेंट्स में से एक हैं जिन्होंने सीएनबीसी आवाज की पहल मास्टरप्रेन्योर में हिस्सा लिया है। कैसे की यासिर ने अपने एंटरप्रेन्योर सफर की शुरुआत, आइए देखते हैं। ये है यासिर अली। इस शख्स ने भारतीय कंज्यूमर को चखाया है इटालियन आइसक्रीम जेलाटो का स्वाद। ना ही कोई केटरिंग का बैकग्राउंड, ना ही बिजनेस या फाइनेंस की पढ़ाई। अमोरे जेलाटो ब्रांड को यासिर ने भारत में कामयाब बनाकर दिखाया सिर्फ उनके आइसक्रीम के प्रति पैशन ने। यासिर, कब से इस आइसक्रीम बनाने के बिजनेस में हैं आप? I started off in the world of gelato or ice cream in college. I was scooping at an ice cream parlor over there, and from that time, I came to India and did a number of other things in the meantime. But in 2006, we decided to start Amore because we felt India needed very good ice cream, and that's where the starting point of Amore was. And since then, we've slowly developed and grown to be about 40 outlets across India, and that brings us to where we are today. 2006 में अमोरे ब्रांड के तहत भारत में जेलाटो की पहली टेस्ट को ग्राहकों ने खूब पसंद किया, क्योंकि जेलाटो और आइसक्रीम में एक बड़ा अंतर ये है कि आइसक्रीम के मुकाबले जेलाटो के बेस में कम फैट और कम हवा होती है और इसे कम से कम टेम्परेचर में बनाया जाता है। 50 लाख के निवेश से यासिर ने पहले स्टोर में मुंबई में शुरुआत की और जल्द ही ब्रेक इवन भी कर लिया। लेकिन सिर्फ ग्राहकों की पसंद पर कारोबार फैलाना आसान नहीं था। मंदी की चपेट में आई भारत की अर्थव्यवस्था में अमोरे को बुरे दिनों का डट के सामना भी करना पड़ा। It's been a long and winding road. The initial year or two was fantastic, lots of attention, really well received. And then in 2008 there was the slowdown of the economy, and a lot of competition had come in. So 2008, 2011 were very challenging years. We survived that, maneuvered to grow. Now we're expanding quite rapidly throughout India. इनके अलावा क्वालिटी बरकरार रखना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। आइसक्रीम के बिजनेस में फ्रेशनेस को संभालते हुए ग्राहकों की पसंद के अलग-अलग फ्लेवर्स डिलीवर करना भी आसान काम नहीं होता। I would say the most challenging aspect of our business is retaining the quality as we expand, because it's very easy to compromise that. And our whole production system has had to be re-engineered so that we can produce fresh product in every city that we serve our customer. And that's really the biggest challenge. It's taken about 7 years to do that, but we've accomplished that, and it's showing phenomenal results. Very encouraging for us. Now we will extract the gelato. मुंबई में जेलाटो का सेंट्रल किचन है। यहाँ 5 जेलाटो मेकिंग मशीन्स का सेटअप है। यहाँ से जेलाटो बनकर मुंबई के सभी रिटेल आउटलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फिलहाल देश भर में अमोरे के 35 रिटेल आउटलेट्स हैं, जिसमें 25 कंपनी के खुद के हैं और 11 फ्रेंचाइजी मॉडल के। कारोबार को फैलाने के लिए यासिर ने अमोरे की फ्रेंचाइजी देना शुरू की और इसमें वो कामयाब रहे। यासिर से ही जानते हैं क्या है फ्रेंचाइजी की स्ट्रैटेजी। We have about 11 franchise partners right now, and each franchise partner we look to have for each territory within a city. So we don't need multiple franchise partners unless we have larger territories like Delhi or Bangalore, the metros really. But in smaller tier 2s, one franchise partner can manage the whole operation within that vicinity. कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जगह और 15 से 20 लाख के निवेश से अमोरे जेलाटो की फ्रेंचाइजी ली जा सकती है। दुकान की साइज और किचन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये निवेश 25 लाख तक भी जा सकता है। फ्रेंचाइजी देते वक्त कारोबार के प्रति आपका जज्बा सबसे अहम चीजों में एक होता है। इसके अलावा क्या क्या जरूरी है, जानते हैं कंपनी के COO
नीरव मोमाया से। आज बिजनेस पूरा लोकेशन पे चलता है। लोकेशन इज़ द मोस्ट, अगर पॉइंट देने पड़े तो उसको 10 में से 8 दे दो, क्योंकि लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से ही बिज़नेस होता है। और एक 15 मीटर भी दूर दुकान होगा तो सेल आधा हो जाएगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कहाँ पे उसका मोमेंटम है उधर जगह बराबर लेनी चाहिए। और मॉल में भी काफ़ी जगह हो सकती है, बट जहाँ से मैक्सिमम फुटफॉल पास होता हो, कि जहाँ हाई स्ट्रीट में जहाँ खाने की उपलब्धि हो, जहाँ बड़े ब्रांड हो, उनके साथ अगर मिक्सचर हो जाता है तो बेस्ट है, क्योंकि अकेले कोई ब्रांड को पावर खींचना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। क्या होता है कि जो रेंटल भरते हो उसके सामने उतना क्वालिटी फुटफॉल और सेल्स मिलता है। तो जहाँ रेंटल कम है तो उसका फुटफॉल है लेकिन क्वालिटी फुटफॉल नहीं है, तो वो अल्टीमेटली सब बैलेंस ही हो जाता है। जो जैसे आप बॉम्बे में जास्ती रेंट भरोगे तो आपको सेल्स का पोटेंशियल जास्ती है, तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। लेकिन क्या है कि टियर 2 टियर 3 में अभी भी मार्केट मैच्योर हो रहा है, तो अगर आप पहले आ जाते हो तो आपको एक फुट होल्ड मिलता है, तो वो हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंचाइजी पार्टनर का लोकेशन तय होने के बाद अमोरे की बैक एंड टीम पार्टनर को ड्राइंग, डिजाइनिंग, प्री लॉन्च एक्टिविटीज में मदद करती है। लॉन्च के बाद पहले कुछ महीने बिजनेस कैसे चलाना है, कस्टमर सर्विस पर कैसे ध्यान दें, बिजनेस में आने वाली छोटी मोटी दिक्कतों को कैसे सुलझाएं, इस पर भी कंपनी आपकी मेंटरिंग करती है। फ्रेंचाइजी लेते वक्त आपको जेलाटो मेकिंग भले ही सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, इसीलिए यासिर अमोरे जेलाटो फ्रेंचाइजी लेने वालों के लिए हमें दिखा रहे हैं एक छोटा सा डेमो। Let's just go through the process. We mix this sugar with fresh milk and fresh cream. And this will go directly into the batch freezer. For the chocolate gelato, what we are going to do is we're going to take 1 liter of Tetra Pak cream, pour this in, 500 ml of fresh Amul Taza Tetra Pak, and the Amore Maestro pack. Put 1 liter of fresh cream, Tetra Pak milk, 2 liters of Tetra Pak milk, and we will put the cover on it. We will begin the pasteurization. So we just turn the knob, and now it is heating, the pasteurizing. It's heating it to 85 degrees, and you can see it as it mixes. We'll put the lid back on, and we will wait 10 minutes, and in 10 minutes we will have fresh gelato. We will now transfer the mix, the chocolate mix, from the top chamber through the tunnel, and you can see it here, opening. Then we will simply push a button to freeze. And as this churns, the beater will churn and the gelato will freeze in the chamber. It will take about 10 minutes in the pasteurization cycle and then about 10 minutes in the batch freezing cycle for the first. Then after that it becomes much quicker because it's cold. तो क्या यासिर के इस यमी बिजनेस ने जीता मुंबई ज्यूरी का दिल? ये जानने के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हमारा फोकस है फ्रेंचाइजीज के जरिए बिजनेस एक्सपेंशन पर। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं फ्रेंचाइज इंडिया के MD मिस्टर गौरव मारिया। गौरव, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इतने सारे लोगों से हम हर रोज बात करते हैं और हर कोई अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहता है, लेकिन संकोच यही होता है कि किस तरह का निवेश होगा, किस तरह के बिजनेस में उतरे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आपका जो पहला कदम हो, अगर वो किसी ब्रांड के फ्रेंचाइजी के साथ हो, फ्रेंचाइजी के तौर पर हो,
वो सही है? जी बिल्कुल, आई थिंक फ्रेंचाइजिंग बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। तो ये आपका रिस्क को रिड्यूस करता है, ये एलिमिनेट नहीं करता है, हर बिज़नेस के अंदर कोई ना कोई रिस्क है, लेकिन ये रिड्यूस ज़रूर करता है कि आप एक ऐसे बिज़नेस को ले रहे हैं जो प्रूवन है, जिसके पीछे एक ब्रांड है और जिसके पीछे कई डेवलपमेंट हो रखी है और एक लार्जर कंपनी है जो आपको सपोर्ट करती है आपके ऑपरेशंस में, आपकी मार्केटिंग में, आपके डे टू डे फंक्शनिंग में। सो फ्रेंचाइजिंग इज सर्टनली एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है उनके लिए जो शायद पहली बार बिज़नेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शायद जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, या जो वो लोग जो समझते हैं कि कम रिस्क में उनको बिज़नेस शुरू करना चाहिए, तो फ्रेंचाइजिंग एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। भारत में इस समय हम देख रहे हैं रिटेल बूम, कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में आपको क्या लग रहा है कि इन सेक्टर्स में इस समय अपॉर्चुनिटी है जब आप किसी के ब्रांड को प्रमोट कर पाएं या फिर किसी के ब्रांड के फ्रैंचाइज पार्टनर बने? ये एक्चुअली बहुत सारी शिफ्ट है और लास्ट 10 साल में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। कई कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं जो बहुत सस्टेन कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत सारे नए इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगर आप देखें तो इंडिया ने लास्ट 15 साल में एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिटेल देखा है। सो एनीथिंग विच वी कंज्यूम्ड वो मॉडर्नाइज हो गया, वो आप ब्रांडेड स्टोर से लेने लग गए। अभी आप देखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ सर्विसेज भी होगा, तो बेशक वो सर्विसेज लाइक गार्डनिंग सर्विसेज हो या आपके पेस्ट कंट्रोल हो या किसी भी तरह की सर्विसेज। जैसे अब रिलायंस ने एक मॉडल लॉन्च किया है रेस्क्यू, जो उनका आपके घर में आके आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सारों को सर्विस करते हैं। सो बहुत सारे सर्विस कॉन्सेप्ट्स इमर्ज हो रहे हैं, बट कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ अभी भी जो हैं वो है रिटेल, एजुकेशन, बहुत सारे F&B, हॉस्पिटैलिटी। So these are conventional industries, but I think next 10 years I would say in franchising you will see a lot of service concepts जो emerge करेंगे, और हम भी उनको बहुत encourage कर रहे हैं क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी सर्विस इकॉनमी बनने वाली है और उसके अंदर lot of service concepts you would see everything we consume, वो जो भी किसी तरह की सर्विस आप ले रहे हैं, बेशक वो B2C हो या B2B हो, वो सारी फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट में आप देखें। तो इस समय आपको क्या लग रहा है कि इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं? ये थोड़ा सा क्योंकि ये डिफरेंशियल बहुत है, क्योंकि सर्विस बिजनेसेस लार्जली लो कॉस्ट बिजनेसेस होते हैं, तो वो लो कॉस्ट बिजनेसेस में रिटर्न्स ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न ऑन टाइम बिजनेसेस होते हैं। जितना आप टाइम लगाएंगे, जितना आप एफर्ट करेंगे, उससे आपसे रिटर्न मिलती है। जो रिटेल बिजनेसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, वहाँ पर रिटर्न ऑन प्रॉपर्टी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन टाइम, तीनों कैलकुलेट होता है। सो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, और मुझे लगता है कि इसके अंदर एंटरप्रेन्योर्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास अगर एक टाइम है उनका बहुत ज़्यादा अवेलेबल और शायद कॉस्ट कैपिटल इतनी नहीं है, तो शायद उनको ज़्यादा सर्विस बिजनेसेस को देखना चाहिए। एंड आगे फर्दर सर्विसेज में भी बहुत सारे अलग सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ केयर आपने कहा, अब उसके अंदर भी स्पेक्ट्रम एक पाथ लैब है, आप एक कलेक्शन सेंटर खोल सकते हैं जो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट में है, एंड इट गोज़ टू अ फुल ब्लोन पॉलीक्लिनिक्स, इट गोज़ टू हॉस्पिटल्स। सो डिपेंड करता है कि किस अपॉर्चुनिटी को आप ले रहे हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट वुड डिफर, रिटर्न्स वुड ऑब्वियसली डिफर ऑन द लाइफ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो उसके हिसाब से आपको कंपेयर करना पड़ता है। गौरव, लेकिन यहाँ पर किस तरह के निवेश की जरूरत होगी? मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि कैपिटल जितनी आपके पास अवेलेबल है जो आप लगाना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजिंग के अंदर इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका अपना टाइम और पैशन। तो आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस में आप ज़्यादा अपना टाइम डालना चाहते हैं। एज ए साइड फ्रेंचाइजिंग बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करता है, लेकिन एलिमिनेट नहीं करता है। अगर आप फ्रेंचाइज में आप खुद का टाइम नहीं देने वाले हैं तो शायद ये इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा आपके लिए। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिसोर्सेज और डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट और इंडस्ट्री, तब उसके हिसाब से आपको बिजनेस ढूंढना चाहिए। और इंडस्ट्रीज़ में ऑप्शंस कहीं फ्यू लैक्स और इवन स्मॉलर बिजनेसेस, हम एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है अभी हमने, जो होम बेस्ड बिजनेसेस हैं। अब वो होम बेस्ड बिजनेसेस कैन स्टार्ट इवन इन इन्वेस्टमेंट ऑफ मे बी 1 लाख रुपी, एंड इट कैन गो टू मल्टीपल करोर्स। सो इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफरेंट रेंज। अगर आप मास्टर फ्रेंचाइज लेते हैं तो शायद वो इट कैन बी 100 करोड़ अपॉर्चुनिटी। सो डिपेंड करता है कि किस तरह की आप अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं। बट ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो आपका इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट, या उस इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आप रहते हैं आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर, और प्लस आपके पास एलोकेशन ऑफ कैपिटल। आप क्योंकि इस बिजनेस मॉडल से काफ़ी वाकिफ़ हैं, आपको क्या लगता है वो क्या खास चीज़ें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखनी होगी जब वो किसी के बिजनेस के साथ जुड़ रहा है या फिर एक फ्रैंचाइज पार्टनर बन रहा है? मुझे लगता है कि उसको 3 फिट देखने चाहिए। एक होता है स्ट्रेटेजिक फिट, कि वो उनकी अपनी बैकग्राउंड, उनकी कैपेबिलिटी, वो कहाँ से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं।
किस जगह पे उनके पास कोई रिसोर्स है, ऑफिस है, रिटेल स्पेस है। सो उसके हिसाब से उनको पहले एक स्ट्रेटेजिक फिट देखना चाहिए, कौन सा ब्रांड चल सकता है। दूसरा मैं कहता हूँ एक फाइनेंशियल फिट होता है कि आपके पास इतनी कैपिटल एलोकेटेड है, इतनी इनफ वर्किंग कैपिटल एलोकेटेड है कि आप जेस्टेशन को कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको दूसरा फिट करना होता है। और तीसरा ऑपरेशनल फिट, कि आपके पास उतना टाइम है कि आप ऑपरेशनली उस चीज़ को ओवरलुक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं अपने टाइम से। तो ये 3 फिट आपको करने चाहिए। दूसरा, आई ऑलवेज एडवाइज इन्वेस्टर्स टू गो थ्रू अ 3 स्टेज प्रोसेस। पहला स्टेज है इन्फॉर्मेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सेकंड इज़ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करिए कि आपके लिए क्या राइट बिजनेस है। इवैल्यूएट करिए कि वो फ्रेंचाइज जो आप खरीद रहे हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके प्रमोटर कौन है, उनके पास्ट फ्रेंचाइजी कैसा परफॉर्म किए हैं। एंड थर्ड इज़ राइट नेगोशिएशन, विच इज़ आप राइटली नेगोशिएट करें लीगल कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि बहुत बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो उसको आप देखना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी स्ट्रिंजेंट टर्म्स होती हैं, एक प्रोफेशनल हेल्प की आप ज़रूर लें, जिससे आप राइट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। गौरव, साथ ही क्या यहाँ पर किसी तरह के स्पेसिफिक फीस या फिर रॉयल्टी पेमेंट की भी ज़रूरत होगी, या उसके लिए तैयार होना चाहिए? हाँ, मतलब 2 तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं और एक सर्विस बेस्ड हैं। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस में जो मार्जिन होते हैं वो प्रोडक्ट सप्लाईज में होते हैं। जैसे अगर आप सैमसंग की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो सैमसंग की सारी सप्लाईज में आपको मार्जिन सैमसंग बिल्ड करके भेजता है, तो कोई रॉयल्टी चार्ज नहीं होती है। अगर आप सर्विस बिजनेसेस लेते हैं, जैसे सैलून हो गए या फूड बिजनेसेस हो गए या स्पा हो गया, तो उसमें क्योंकि हर चीज़ आप लोकली कंज्यूम करते हैं और लोकली प्रिक्योर करते हैं, तो वहाँ पर रॉयल्टीज़ बेस्ड होती हैं। आपकी जो सेल्स होती है उसके ऊपर फ्रेंचाइजर एक सेट रॉयल्टी चार्ज करता है। एजुकेशन बिजनेसेस में भी, जितने सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं उसमें रॉयल्टी कंपोनेंट होता है, और जितने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनमें मार्जिन्स आर बिल्ट इन द प्रोडक्ट सप्लाईज इटसेल्फ। और आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि लाइसेंसेस वो कैसे हासिल करें? क्या जो ब्रांड आप जिसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं वो कंपनी आपकी मदद करेगी, या फिर एंटरप्रेन्योर को अपना ग्राउंड वर्क पूरा करना होगा और उसके बाद ब्रांड को अप्रोच करें या कंपनी को अप्रोच करें? ये मिक्स है। जितने भी बिजनेसेस जितने लाइसेंसेस लोकल उसके लिए होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बेस्ड लाइसेंसेस होते हैं, वो फ्रेंचाइजी को खुद प्रिक्योर करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली उसकी सपोर्ट जो होती है वो फ्रेंचाइजर प्रोवाइड करता है आपको गाइडलाइंस देने में कि क्या क्या आपको यूज़ करना है। और जितने भी लाइसेंसेस आपको जैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गए या कोई और हो गए, वो आपको फ्रेंचाइजर से मिल जाते हैं। शुक्रिया गौरव, हमारे लिए समय निकालकर इतने सारे डिटेल्स पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। किसी भी कारोबार में सबसे अहम चीज है वक्त पर पेमेंट मिलना। आमतौर पर एक बार माल बेचने के बाद कारोबारी को कम से कम 3 महीने पेमेंट का इंतजार करना पड़ता है, और अगर आप एक छोटे कारोबारी हैं या फिर एक SME हैं तो ये वेट पीरियड काफी परेशानी वाला हो सकता है। लेकिन SMEs की ये परेशानी RBI गवर्नर रघुराम राजन समझते हैं। उन्होंने SMEs के पक्ष में कुछ बड़े बदलाव करने के संकेत भी दिए हैं। माना जा रहा है कि SMEs को क्रेडिट रिसीवेबल्स की ट्रेडिंग की इजाजत जल्द मिल सकती है। RBI गवर्नर रघुराम राजन के पद संभालते ही भारत की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा यानी SMEs को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। छोटे कारोबारियों के सामने खड़ी कम वर्किंग कैपिटल की परेशानी को दूर करने के लिए क्रेडिट रिसीवेबल्स को ट्रेड करने की इजाजत राजन दे सकते हैं। इसके तहत वो SMEs जो टाटा मोटर्स और मारुति जैसी बड़ी कंपनियों को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उन्हें 90 से 120 दिन तक अपनी पेमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार होता है तो बायर्स इसमें हिस्सा लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब सप्लाई करते हैं उनको तो उनको बाकायदा 90 डेज, 120 डेज, 150 डेज का टाइम मिलता है पेमेंट करने का। इसमें RBI ज़्यादा रोल कर सकती है बैंकों को कहकर कि जब भी कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर सप्लाई करता है तो वो बिल टेक्निकली, जैसे कहावत है कि अगर आप सप्लाई करते हो तो सप्लाई करने के बाद आपका बिल, आपका GRR, आपकी क्वालिटी, जो सप्लाई की वो क्वांटिटी, सब अप्रूव करने के बाद दैट बिल कैन बी सबमिटेड टू वन एजेंसी। जैसे SIDBI बनाया जाए एजेंसी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए समझो अगर बिल पेमेंट के लिए SIDBI के पास अप्रोच हो गए तो हमारा पेमेंट 10 से 15 दिन में होना चाहिए या 30 दिन में होना चाहिए। ये अगर लाइन ऑफ एक्शन हो जाती है तो मुझे लगता है कि भारत देश की कम से कम 30 मिलियन
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो है, माइक्रो है, उनको इसकी सुविधा प्राप्त होगी। इस नई स्कीम के लागू होने से एसएमईज को क्रेडिट रिसीवेबल की ट्रेडिंग की छूट मिलने की उम्मीद है। ये ट्रेड कमर्शियल पेपर की तरह ही होगा, जहां एक एक्सचेंज के जरिए कारोबारी अपनी रसीद को बैंक को बेच पाएंगे और रकम जुटा पाएंगे। ये मॉडल मेक्सिको के एसएमई फाइनेंसिंग मॉडल पर आधारित है। रघुराम राजन ने ये सुझाव 2008 में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर अपनी रिपोर्ट में दिया था और अब आरबीआई गवर्नर के तहत इसे लागू करने की तैयारी में है। एमएसएमई एनुअल रिपोर्ट 2012-13 के मुताबिक इस नियम के लागू होने से तकरीबन 8 करोड़ छोटी और मझौली कंपनियों को फायदा मिलेगा। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के जरिए। नमस्कार।